Good morning, students. Today we will discuss the topic management of earnings. What is the meaning of management of earnings? Earnings are the profit of the company. Companies are using earning management to smooth out fluctuation in the earning and present more consistent profit each month, quarter or the year. मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग, जो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसका हमको मैनेजमेंट करना है, जिससे जो अर्निंग्स की जो फ्लक्चुएशन है वो कम से कम हो सके. इसमें बेसिकली हमको जो पढ़ना है दैट इज अबाउट द डिविडेंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ डिविडेंड. व्हाट इज डिविडेंड? As you know that dividend is the part of the profit and it can be defined as the term dividend refers to that portion of the profit that is after tax which is distributed among the shareholders of the firm. जो कंपनी के जो कंपनी या फर्म्स के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसका कुछ पार्ट शेयर होल्डर को दिया जाता है. तो जो पार्ट शेयर होल्डर को दिया जाता है, प्रॉफिट का जो पार्ट शेयर होल्डर को दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डिविडेंड बोलते हैं. और ये जो डिसीजन रिगार्डिंग डिविडेंड की कंपनी कितना उसको डिविडेंड देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, वो टोटली कंपनी के अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करता है. और जो पार्ट हम डिविडेंड दे देते हैं शेयर होल्डर को, बाकी जो पार्ट बचा रहता है उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स. उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स. और किसी भी कंपनी का देखिए ये 3 डिसीजन जो होता है वो मेन डिसीजन कहलाता है. फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यू कैन सी हियर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. सेकंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजंस. इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने कैपिटल बजटिंग में भी देखा है, फाइनेंसिंग डिसीजंस को हमने कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह में देखा है हमने. ये डिविडेंड डिसीजंस, जैसे हमने बताया कि अगर ये पूरा पार्ट प्रॉफिट अगर हम मान लें तो इसमें कुछ पार्ट डिविडेंड मान लेते, इतना हमको अगर प्रॉफिट का इतना पार्ट अगर हमको शेयर होल्डर को देना है तो दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. एंड जो रिमेनिंग है उसको हम रिटर्न अर्निंग्स बोलते हैं. यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है दैट इज पे आउट रेशियो. व्हाट डू यू मीन बाय पे आउट रेशियो? इट इज द परसेंटेज ऑफ अर्निंग दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स. जो पार्ट हम देते हैं, प्रॉफिट का जो पार्ट हम शेयर होल्डर को देते हैं डिविडेंड के रूप में, वो कितना परसेंटेज है उसी को हम बोलते हैं डीपी, डिविडेंड पे आउट रेशियो. और इसको अगर देखें तो आप मैथमेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं डीपी रेशियो बोलते हैं. डीपी रेशियो इक्वल टू डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स. जो शेयर होल्डर्स को हमने पेड किया है डिविडेंड अपन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. उसी तरीके से रिटेंशन, इसी का अपोजिट होता है रिटेंशन रेशियो. रिटेंशन रेशियो इज रिलेटेड विद रिटेन अर्निंग्स, जो हम कंपनी अपने पास रखता है. रिटेंशन रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ रिटेन अर्निंग्स. जितना रिटेन अर्निंग्स का जो परसेंटेज कंपनी के द्वारा रखा जाता है उसको हम बोलते हैं रिटेंशन रेशियो. उसको हम अगर हम 100 में से पे आउट रेशियो को माइनस कर दें तो हमको रिटेंशन रेशियो मिल जाएगा. सी नाउ वी विल डिस्कस द रिलेवेंसी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी. रिलेवेंसी या रिलेवेंस क्या कहलाएगा? डिविडेंड पॉलिसी. इसका मतलब होता है कि जनरली द फर्म्स पे डिविडेंड एंड व्यू सच डिविडेंड पे आउट या पेमेंट positively. The investors also expect and likely to receive dividend income on their investment. The firms not paying dividend may be adversely related. इसका मतलब ये हुआ कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इस उम्मीद के साथ ही अपना इन्वेस्टमेंट किए हैं कि जो कंपनी को अर्निंग होगी तो वहाँ से हमको कुछ प्रॉफिट का पार्ट एज ए डिविडेंड हमको मिलेगा. इफ़ इट इज़ नॉट सो तो उनके ऊपर थोड़ा सा बैड या एडवर्सली इम्पैक्ट पड़ता है, या उनको ये लगता है कि यार डिविडेंड हमको क्यों नहीं मिला, हमको मिलना चाहिए. तो रिलेवेंसी का मतलब बेसिकली ये हुआ कि जो डिविडेंड है उससे वैल्यू ऑफ द फर्म या शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उस पर क्या फर्क पड़ता है या पॉजिटिवली इम्पैक्ट जो पड़ता है. ये बेसिकली इस रिलेवेंसी को समझने के लिए हम 2 मॉडल दिया गया है, डिविडेंड मॉडल्स जिसको हम बोलते हैं. ये रिलेवेंसी देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है. इन रिलेवेंसी के केस में यहाँ पे 2 मॉडल्स हैं. फर्स्ट इज वॉल्टर्स मॉडल, सेकेंड इज गॉर्डन मॉडल. ये आपके कोर्स में है इसलिए हम इसको दोनों को 1 by 1 इसको हम डिस्कस करेंगे. सी फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्टर्स मॉडल. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के हिसाब से अगर हम देखें क्या है ये मॉडल, वॉल्टर्स ने ये आर्ग्यूज किया है कि चॉइस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑलमोस्ट ऑलवेज अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म. कि जो डिविडेंड पॉलिसी होती है वो वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट करती है. इसका मतलब वो रिलेवेंसी की बात हो रही है, तभी हम कहेंगे कि रिलेवेंट है. दिस मॉडल शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म्स रेट ऑफ रिटर्न एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल के.
आर और के में एक रिलेशनशिप होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली इक्विटी होता है, इसलिए के ई भी हम लिख सकते हैं इसको। और इसको समझने के लिए उन्होंने इस एजम्पशन पे अपने इसको एजम्पशंस माने हैं कि जो भी फाइनेंसिंग होगी वो इंटरनल होगी, मीन्स थ्रू रिटेन अर्निंग्स होगी। इंटरनल फाइनेंसिंग ये एजम्पशंस हैं कि दी ऑल इन्वेस्टमेंट थ्रू रिटेन अर्निंग्स ओनली, रिटेन अर्निंग्स से थ्रू ही केवल वो इंटरनल फाइनेंसिंग होती है। दूसरा, कांस्टेंट रिटर्न्स एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसा एज्यूम किया जाता है। 100% पे आउट और रिटेंशन, या तो 100% पे आउट होगा या तो 100% रिटेंशन होगा, मीन्स 100% या तो डिविडेंड दे दिया जाएगा या उसको रिटेन अर्निंग्स के रूप में रख लिया जाएगा। द फॉर्म्स एज ए परपेचुअल लाइफ, फॉर्म्स जो होगा वो कैसी उसकी लाइफ होगी, परपेचुअल, मीन्स लॉन्ग लाइफ होगी उसकी, वो चलती रहेगी उसकी। इसको इस फार्मूला के हिसाब इस मॉडल के हिसाब से हम वैल्यू ऑफ द फॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे देखिए। पी एक फॉर्मूला है, ये आपको रिमेंबर रखना है। P इक्वल टू डी अपन के ई, P इक्वल टू डी अपन के ई, आर प्लस आर बाई के ई इंटू ई माइनस डी अपन के ई मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखिए P क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस अगर निकालना है। डी फॉर डिविडेंड पर शेयर, डी हो गया। आर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ई फॉर अर्निंग पर शेयर। इसकी वैल्यू हमको दी रहेगी, हमको पी अगर पूछता है, कोई भी एक अगर हमसे पूछता है तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू पुट ओनली द वैल्यू। यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के आया है, वो क्या है कि इफ आर इज ग्रेटर देन के ई, अगर आर मीन्स रेट ऑफ रिटर्न, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से ज़्यादा है, तो उस समय पे आउट रेशियो शुड बी जीरो, मीन्स उसमें टोटल हमको रिटेन करके रख लेना है, मतलब रिटेंशन रेशियो 100%। ऐसे फॉर्म को हम ग्रोथ फॉर्म बोलते हैं। यही इनका मेन कंक्लूजन है। सेकेंड, उन्होंने कहा कि इफ आर इज लेस देन के ई, अगर आर रेट ऑफ रिटर्न्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से कम है तो पे आउट रेशियो 100% हो जाना चाहिए, इसको हम डिक्लाइनिंग फॉर्म बोलते हैं। और एक थर्ड कंडीशन यहाँ पे बन के आता है कि इफ आर इक्वल टू के ई, अगर वो आर इक्वल टू के ई है तो डिविडेंड इज इररिलेवेंट, मीन्स दैट इज द नॉर्मल फॉर्म। सिमिलरली गॉर्डन्स ने भी एज्यूम किया लगभग वही सेम चीज़ें हैं कि ये भी इन्होंने भी बताया कि ये रिलेवेंसी मॉडल है। रिलेवेंसी मॉडल मीन्स जो उसकी वैल्यू ऑफ द, उसकी जो प्राइस होती है मार्केट प्राइस, उसको आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म वो अफेक्टेड होती है। देखिए एजम्पशंस क्या हैं, ऑल इक्विटी फॉर्म्स होने चाहिए, मीन्स देयर इज नो डेप्ट, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, कांस्टेंट रिटर्न, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें एक चीज़ ये बढ़ता है, के शुड बी ग्रेटर देन जी, या के इक्वल टू बी आर। बी होता है रिटेंशन रेशियो, बी होता है रिटेंशन रेशियो, ये एक बड़ा हुआ है एजम्पशन है इसमें, और इसकी डिटेल्स हम और आगे देखेंगे। सी एक बोलता क्या है, ये गॉर्डन मॉडल्स क्या बोलता है, गॉर्डन आर्ग्यूज दैट द इन्वेस्टर डू हैव द प्रेफरेंस फॉर द करेंट डिविडेंड्स एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिविडेंड पॉलिसी एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। ये देखिए नोट करने वाली बात है कि डिविडेंड पॉलिसी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म्स में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और इसके हिसाब से जो मार्केट प्राइस होती है, हम कैसे मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला दिया गया है। P इक्वल टू ई 1 माइनस बी अपन के ई माइनस बी आर, यू हैव टू बी रिमेंबर इट। P इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, E इक्वल टू अर्निंग पर शेयर, B इक्वल टू रिटेंशन रेशियो, R आप जानते ही हैं, के आप जानते हैं। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड यू कैन फाइंड आउट द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ से फाइनली एक कंक्लूजन पे हम पहुँचते हैं, लाइक व्हेन R इज ग्रेटर देन K, ग्रोथ फॉर्म, एंड इट मीन्स रिटेंशन रेशियो शुड बी इंक्रीज, इसमें रिटेंशन रेशियो अगर हमको बढ़ाना चाहिए इस मॉडल के अकॉर्डिंग, एंड वाइस वर्सा। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड टू मॉडल्स, फर्स्ट इज Walters model, second is Gordon models. Both are the relevancy model of dividend. This is very important, and in the next video we will discuss about irrelevancy of the dividend policy, that is MM approach. आपके कोर्स में सिर्फ एक ही है तो एक ही हम डिस्कस करेंगे, वैसे एक और भी होता है, but we will discuss only irrelevancy model in the form of MM approach, Modigliani and Miller approach, that will be discussed by me in the next video. Thank you very much.